नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज के इस खास प्रोग्राम में स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्री कुंवर विजय शाह। मंत्री जी, आप अपना अमूल्य समय निकालकर स्वराज एक्सप्रेस में उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वराज एक्सप्रेस परिवार की ओर से आपका स्वागत और आभार। आपको बता दें कि विजय शाह प्रदेश के उन बिरले माननीयों में से एक हैं जिनका 35 सालों का राजनीतिक सफर पूरा हो चुका है और उन्होंने कभी चुनावी मैदाने जंग में हार का स्वाद नहीं चखा है। यानी वो 1990 से अभी तक अजेय है। 1993 और 1998 में भी जब कांग्रेस के लिए चुनावी मौसम अनुकूल था, तब भी विजय शाह की विजयी पताका मैदान रण में लहराती रही। विजय शाह के साथ जुड़ा शब्द कुंवर भी यूं ही नहीं जुड़ा है, वो वाकई में कुंवर विजय शाह है। दरअसल विजय शाह मकड़ई स्टेट के अंतिम राजा टोडर शाह के पौत्र हैं। इस मकड़ई स्टेट की स्थापना 1663 में राजा मकरंद शाह ने की थी। उसके बाद यहां लगभग 300 साल तक शाह वंश का राज चलता रहा। राजा टोडर शाह भारत देश में सभी रियासतों के विलीनीकरण के अंतिम शासक थे। उसके बाद टोडर शाह के ज्येष्ठ पुत्र देवी सिंह की तीसरी संतान के रूप में मझले बाबा यानी कुंवर विजय शाह का अवतरण हुआ। विजय शाह की मां सीतारानी नेपाल रियासतदार की बेटी थी। आपको बता दें कि मकड़ई शेष रियासतों से इसलिए बिरली रियासत रही कि स्वतंत्रता से पूर्व भी इसके तत्कालीन राजा ने कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसी कारण यह रियासत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विशेष रियासतों में से गिनी जाती है। बहरहाल अब बात करें मझले बाबा के राजनीतिक सफर पर, तो इन महोदय ने राजनीति का पैतरा सीधे विधायक चुने जाने के बाद भाजना शुरू किया। हालांकि इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से अध्ययन कर रहे विजय शाह विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो गए थे, लेकिन उन्होंने छात्र राजनीति में कॉलेज का पदाधिकारी बनने के बजाय संगठन में ज्यादा रुचि दिखाई। शायद यही वजह रही कि उन पर उस समय भाजपा की पुरोधा रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की नजरें इनायत हो गई और उन्हें 1990 में हरसूद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में आजमाया गया, जिसका नतीजा भी पार्टी के अनुरूप रहा। विजय शाह ने कांग्रेस के धुरंधर नेता कहे जाने वाले सुखराम साल्वे को 19,000 से भी ज्यादा मतों से पराजित कर कमल चुनाव चिन्ह का डंका बजा दिया। कहा यह भी जाता है कि टिकट पाने से लेकर चुनाव में जीत का वर्ण करने तक उनके राज परिवार की भी पृष्ठभूमि रही है। लेकिन हम इस बात से ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते क्योंकि कितने ही बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी लगातार 8 बार तो क्या जीत का चौका मारने में भी सफल नहीं रहे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि विजय शाह मझले बाबा के रूप में मकड़ई तक ही सीमित रहे, लेकिन हरसूद में विजय शाह बनकर जनता के बीच पैठ बनाई। प्रदेश में मंत्री रहते हुए अलग अलग विभागों का दायित्व संभाला और जनहित के अनगिनत काम किए। एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर और विभागों पर किए गए कामों पर। सीखना पड़ता है झुकाना सिर लोगों के कदमों में। जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। ब्रिटिश सरकार के आगे भी सिर नहीं झुकाने वाली भारत की प्रमुख रियासतों में शुमार मध्य भारत अंचल की मकड़ई रियासत के अंतिम शासक टोडर शाह हथरिया राय के पुत्र डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इस शेर को बखूबी आत्मसात कर लिया है। तभी तो लोकशाही व्यवस्था में भी एक ही सीट से लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीतकर विजय शाह अजय योद्धा बने हैं। राजशाही व्यवस्था से लोकशाही व्यवस्था में सक्रिय हुए कई राजनेता जहां जीत का चौका भी नहीं लगा पाए, वहीं विजय शाह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हरसूद विधानसभा सीट से बीते 35 साल से विधायक हैं। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध निर्माण के कारण 700 साल पुराना शहर हरसूद भले ही जलमग्न हो गया, लेकिन हरसूद विधानसभा क्षेत्र और कुंवर विजय शाह कांधे से कांधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 2003 में बीजेपी सत्तारूढ़ हुई तो कुंवर विजय शाह का नाम
मंत्रियों की पहली ही सूची में शामिल हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री भले ही बदलते रहे, लेकिन हरसूद का यह अजय योद्धा सरकार का अभिन्न अंग बना रहा। 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई गोंड राजाओं की मकड़ई रियासत के इस युवराज ने सियासत का ककहरा कॉलेज लाइफ में ही सीख लिया था। तभी भाजपा की छात्र इकाई विद्यार्थी परिषद के सक्रिय नेता हो गए और इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से इतिहास में एमए करने के दौरान छात्र राजनीति के पारंगत योद्धा बन गए। राजशाही व्यवस्था की उनकी पहचान और लोकशाही व्यवस्था में उनकी इस सक्रियता ने उन्हें भाजपा के तत्कालीन दिग्गज नेताओं का चाहिता बना दिया। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें छात्र राजनीति से सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। उन्हें कांग्रेस का गढ़ रही हरसूद सीट से 1990 में पहली बार प्रत्याशी बनाया गया। विजय अपना पहला चुनाव जीतकर ऐसे अजय योद्धा बन गए कि आज 35 साल बाद भी कांग्रेस उस सीट से जीत का सिर्फ स्वप्न देख रही है। उनके अजय होने का सबसे बड़ा कारण उनका अपने क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में शामिल होना है। सितंबर 1999 में खंडवा में एक व्यक्ति किशन बसोड़ की पुलिस हिरासत में मौत पर विजय शाह ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनकी टांग तक तोड़ दी। बाद में इस मुद्दे पर पहली बार विधानसभा में पूरी रात धरना दिया गया। उनकी बड़ी उपलब्धि किसी भी विभाग का मंत्री बनाए जाने पर नवाचार करके विकास को नई दिशा देना है। सरकार में आते ही उन्होंने उन सभी क्षेत्रों में स्टॉप डैम बनवाए जहां लोग पानी के लिए परेशान होते थे। विधायक के रूप में उन्होंने आदिवासी अंचलों में घेंघा रोग की भयावता और गरीबी के कारण आयोडीन युक्त नमक नहीं खरीद पाने की ग्रामीणों की मजबूरी को बहुत नजदीक से देखा था। इसीलिए सत्ता में आते ही उन्होंने उन इलाकों में 1 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का क्रांतिकारी कदम उठाया। पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय संभालने पर उनके द्वारा किए गए नवाचार आज भी माइल स्टोन बने हैं। समाज के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सरकारी खर्च पर कोचिंग करवाना या फिर एकलव्य पॉलिटेक्निक और आईटीआई में समाज के बच्चों को शिष्यवृत्ति के साथ पॉकेट मनी भी उपलब्ध कराना, निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अजजा वर्ग के बच्चों की पढ़ाई करवाना विजय शाह की ही देन है। संस्कृत मंत्रालय मिला तो किशोर सम्मान समारोह खंडवा में कराने का फैसला लिया। पर्यटन मंत्री बने तो भोपाल के बड़े तालाब में क्रूज चलाने का नवाचार किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति बने तो पीडीएस सिस्टम को ठीक करने के लिए पीएसओ मशीन का प्रयोग शुरू किया। पीडीएस का राशन ढोने वाले ट्रकों में जीपीएस सिस्टम शुरू करवाया। अजजा विकास खंडों में वेयर हाउस खुलवाकर समाज के युवाओं को उद्यमी बनवाया। राशन की दुकान पर गेहूं के साथ चावल वितरण की भी व्यवस्था शुरू करवाई। स्कूल शिक्षा मंत्री बने तो स्कूलों में यस सर और यस मैडम के बजाय जय हिंद उद्बोधन के साथ हाजिरी शुरू करवाई। क्लास में बच्चों की बैठक व्यवस्था में रोटेशन सिस्टम चालू करवाया ताकि कमजोर बच्चों को आगे बैठने का मौका मिले। तबादलों के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू करवाया। वन मंत्री बने तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को छाता, जूता, साड़ी, चप्पल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। वन्य प्राणी अभयारण्यों में महावतों को स्थायी कर्मचारी बनवाया गया। अपराधियों से वनों की सुरक्षा के दौरान मारे जाने वाले वन कर्मियों को शहीद का दर्जा दिलवाया। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के ड्रीम प्रोजेक्ट चीता पुनर्वास अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। विभिन्न विभागों में विजय शाह के नवाचारों की लंबी सूची है। आज भी जनजातीय कार्य विभाग के मुखिया के रूप में वे नवाचारों पर विशेष जोर दे रहे हैं। यही खूबी उन्हें न्याय रियासतदारों और सियासतदारों से अलग करती है और राजशाही से संबद्ध कुंवर विजय शाह को लोकशाही का शहंशाह बना देती है। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो मंत्री जी का ये था राजनीतिक सफर। हम सवाल जवाब का सिलसिला हमारी जनता करे उसके पहले एक सवाल मंत्री जी आपसे है। कुछ लोग विजयी होने का स्वाद नहीं चख पाते, उनको स्वाद नहीं पता चलता। आप हार का स्वाद नहीं चखे हैं, तो क्या आपको कभी लगता है कि हार का स्वाद भी चखना चाहिए? देखिए, राजनीति हमारा व्यवसाय व्यापार नहीं है। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है जी। और इसलिए हमने विद्यार्थी परिषद से लेकर के अभी तक, मेरे फादर उस जमाने में कोई जनसंघ से चुनाव नहीं लड़ता था,
जी। दो चुनाव मेरे फादर जनसंघ से लड़े, दीपक साहब से। दोनों चुनाव फादर उस समय हारे। विद्यार्थी परिषद में आने के बाद हमारे वरिष्ठ नेताओं के, राजमाता साहब के मार्गदर्शन में और हमें जनता की सेवा का एक माध्यम दिया गया और उनके अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए हमारे इस आदिवासी अंचल को डेवलपमेंट करते हुए आज अगर मैं एक इस स्थिति में हूँ तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को श्रेय जाता है कि उन्होंने कुछ तो देखा होगा। कोई यूं ही 8 बार राज तिलक नहीं करता। जी बिल्कुल सही, 8 बार राज तिलक नहीं करता, लेकिन जो लगता है आप एक कुंवर हैं, एक मकड़ई स्टेट के युवराज हैं, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे राजा रजवाड़ों को देखा, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े दिग्गजों का 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ तक कि रीवा राजघराने मार्तंड सिंह ऐसा लगता था अजय रहेंगे, वो भी चुनाव हारे 2 बार। आपने ऐसा क्या अपने क्षेत्र की जनता को घुट्टी पिलाया कि आप मार्जिन भी आपका कम नहीं हुआ, लगातार जीतते रहे? 93 और 98 कांग्रेस की अनुकूल हवा थी, फिर भी आप जीत गए। क्या ऐसा किया आपने क्षेत्र में? देखिए, मार्जिन तो हम क्या बढ़ाते हैं, मार्जिन तो मतदाता बढ़ाता है। पहला चुनाव 19,000 से शुरू किया और अभी 8वां चुनाव 65,000 से मैं जीता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में अपने प्रति प्रेम और सम्मान होगा। दूसरा, कभी हमने हमारे ऊपर इस तमगे को हावी नहीं होने दिया कि हम राज परिवार से हैं। गरीबों के साथ, उनके साथ रात बिताना, मिलना जुलना, सेवा करना, हमारा पूरा परिवार, चाहे श्रीमती हो, चाहे बेटा हो, बहू हो, हम लोग हर सप्ताह उनके साथ रहते हैं और बीच में सारे उनके जो तकलीफ़ें हैं उसको अपना मान करके हम लोग जीते हैं। जी। तो इसलिए अगर आप लगातार सेवा करते रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है, कोई हवा चले, आप लोग नहीं हार पाएंगे। चलिए, पहला सवाल हम जनता और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं आएंगे। दीपक राठौर खंडवा से अपना सवाल कर रहे हैं। दीपक जी सवाल करें। मैं दीपक राठौर खंडवा से मुल्लू। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप 35 साल से निरंतर हरसूद जिले का नेतृत्व कर रहे हैं और आप विगत कई वर्षों से आप विधायक और मंत्री हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये हरसूद विस्थापित हुआ तो अभी तक हरसूद अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी भी हरसूद में जो मुआवजे के जो मामले हैं वो 5,000 अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इन 5,000 परिवार को कब मुआवजा मिलेगा और आप इनकी समस्या का कब निराकरण करेंगे? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्थापन की भी बात करेंगे, मुआवजे की भी बात करेंगे, लेकिन आज हरसूद का डेवलपमेंट जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने 65 किलोमीटर डामर रोड मंजूर किया है। पूरे हरसूद विधानसभा में हरसूद ब्लॉक सहित, हरसूद नगर सहित हमने 1 लाख से ऊपर जो एकड़ ज़मीन है उनको सिंचित करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ की सिंचाई योजनाएं मंजूर कराई है। रोड, नाली, स्कूल, अस्पताल की मैं बात नहीं करता। तो लगातार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जितने स्कूल, आश्रम, छात्रावास, पॉलिटेक्निक, MSc और बसों की सुविधा कन्याओं के लिए जो शहरों में नहीं है, जितने स्कूल कॉलेज जिले में नहीं है, उतने हरसूद विधानसभा में है। रहा सवाल आपका मुआवजे का और विस्थापन का। विस्थापन में प्रजातंत्र में बड़ी अच्छी खूबसूरत है व्यवस्था है कि अगर किसी अधिकारी ने हमारे जो मुआवजे में गड़बड़ करी तो आप उससे असहमत हैं तो JRA में लगाना पड़ता है केस। अगर आप तहसीलदार से असहमत हैं तो SDM के पास जाइए, SDM से असहमत हैं तो कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर से असहमत हैं तो प्रदेश लेवल पर एक कमेटी बनी है, एक न्यायालय है जहाँ वो हाईकोर्ट के माफिक आपके कामों को निराकरण करने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग अभी हैं जिनके केसेस पड़े हैं, ये बात सही है आपकी जी। और हम लोग समय समय पर सरकार के साथ बात करके उनको समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम भी चाहते हैं जितना ज़्यादा मुआवजा उनको मिल जाए वो उनके परिवार के लिए बेहतर होगा, उसमें हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चलो, सिमोन निगम जी हैं रतलाम से। सिमोन जी सवाल करें अपना।
मंत्री जी, मैं शिमोन निगम हूँ रतलाम से। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, उनको परीक्षाओं में फेल होने के बाद कई मूलभूत सुविधाएं जैसे हॉस्टल आदि से निष्कासित कर दिया जाता है। उनको कई प्रकार की असुविधाएं होती है जिससे उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। तो उनके सुधार के लिए, उनके भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? आगे क्या योजनाएं हैं, क्या सुधार है? बहुत अच्छा बहन आपने सवाल पूछा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमारे त्रिपाठी जी ने, कि हम नवाचार करते हैं। हम नवाचार मन से नहीं करते, जो देखते हैं कमी क्या है। जब मैं एक स्कूल में गया और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से गांव में पढ़ करके जो लड़की 12वीं तक पढ़ रही है छात्रावास में रह करके, अगर एक आध साल गलती से वो फेल हो जाती है तो उसे छात्रावास से निकाल दिया जाता है, उसका भविष्य चौपट हो जाता है। अभी आपको जान करके खुशी होगी, और जो मुझे देख सुन रहे होंगे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से भी, उनके लिए भी मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमने पिछले कुछ महीनों में ही ये आदेश निकाले हैं, मैं साथ में भी लेकर के आया हूँ, कि ऐसी बहन और भाई अगर जो छात्रावास में रह करके पढ़ते हैं और एक आध साल गलती से कोई कारणों से फेल हो जाते हैं, अब मध्य प्रदेश शासन, मोहन जी की सरकार, ट्राइबल डिपार्टमेंट उनको छात्रावास से नहीं निकालेगा। पूरी शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, एडमिशन उस फेल बच्चों को प्राथमिकता से देगा ताकि उसका भविष्य खराब ना हो। हमने इसी साल से ये काम हम लोग आने वाले साल से शुरू करने वाले हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्वराज एक्सप्रेस में आपने घोषणा कर दी कि ऐसे बच्चे जो एक आध बार असफल हो जाते हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। 100% आपके माध्यम से ये सूचना मिल रही है, और क्योंकि ये जुलाई से लागू होगा जी, और जुलाई अभी बाकी है। चले, हमारे स्वराज एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं उनके लिए खुशखबरी है ये कि यहाँ से ही इस आदेश का परिपालन कैसे होगा, कब से होगा, ये आपने बताया। विश्वजीत जी हैं ग्वालियर से। विश्वजीत जी सवाल करें। मैं ग्वालियर से विश्वजीत रतोनिया बोल रहा हूं। मेरा मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री विजय शाह जी से एक छोटा सा प्रश्न है। आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था स्कॉलरशिप को मूल सूचकांक के साथ जोड़ने का। आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया था ताकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया जा सके, लेकिन छात्र छात्राओं को समय पर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विश्वजीत जी, पहली बात तो आपने बड़ा दिल को छूने वाला प्रश्न उठाया। जब मैं 2004 में इस विभाग का मंत्री बना और उसके बाद लगातार रहा, और जब 2008 में कुछ कॉलेज के, स्कूल के बच्चे हमारे पास आए कि सर महंगाई 6%, 7% हर साल बढ़ जाती है, तो हमारी शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। मुझे अधिकारी को मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? ST SC के बच्चे हैं, और वो किस मंत्री के, आज हम मंत्री हैं कल नहीं होंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जितनी महंगाई बढ़े उतनी शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति बढ़ा दी जाए। मुझे आपको बतलाते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरा ही 2008 में ये आदेश था कि अब से जितनी भी, पहले जब मैंने बढ़ाया थे उस समय 240 रुपये मिलते थे, आज 1500-1600 रुपये मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं, और जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी शिष्यवृत्ति हम लोग, छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ाते हैं। ये अपने आप के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जय कुमार जी हैं जबलपुर से। जय कुमार जी सवाल करें। मंत्री जी नमस्कार, मैं जबलपुर से जय कुमार। मेरा आपसे एक सवाल है। निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की ST स्टूडेंट्स की फीस जो है वो सरकार भरती है, पर समय पर कॉलेजों को यह फीस सरकार द्वारा नहीं अदा की जाती है, जिसके कारण बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज ही हमने 2-3 ऐसे संचालक महोदय से चर्चा करी जिनके करोड़ों रुपया अटक गए हैं और फिर भी वो बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ रहे। ऐसे संस्था वास्तव में बधाई के पात्र है। हम लोग, मुख्यमंत्री जी ने इन सारी बातों को लेकर के एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ 5 मंत्री और हैं, और हम लोग बहुत जल्दी निर्णय करने वाले हैं कि जो स्कूल की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, वो बच्चों के नाम नहीं जाते हुए संस्था में जाए। 3 महीने बच्चा अगर संस्था में पढ़ता है और सर्टिफाई हमारा अधिकारी और संस्था करती है तो दिसंबर में उसको पहली किस्त मिल जाए और दूसरी किस्त उसको 31 मार्च के पहले मिल जाए। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि 99% ये निर्णय होने जा रहा है, ताकि हमारे जो ऐसे शिक्षण संस्था हैं जो 2-2, 3-3 साल तक फीस नहीं मिलते परेशान हैं, और उससे बच्चों को भी लाभ होगा, बच्चों को भी असुविधा नहीं होगी। और जो ऐसे शिक्षण संस्थाएं जिनने अभी तक बच्चों के बिना फीस के पढ़ाई करी है, उनके लिए भी एक क्रांतिकारी कदम हम लोग करने जा रहे हैं। शैलेंद्र कुमार इंदौर से हैं, सवाल करें शरण जी। मेरा नाम शैलेंद्र वैद है।
मेरा मंत्री जी से एक सवाल है, यूपीएससी कोचिंग के लिए एसटी वर्ग के बच्चों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोचिंग की व्यवस्था आपने शुरू की थी, अभी इस योजना की क्या स्थिति? शैलन जी, 2012 में मैं स्वयं चिलचिलाती धूप में दृष्टि, सृष्टि, विजन, न जाने कौन कौन सी संस्थाओं की पर्सनल सब परिवार देखने गया था कि हमारे आदिवासी एससी एसटी वर्ग के बच्चों को हम कैसे पीएससी की तैयारी करके आगे ले जाएं। जी। और उसके बाद जब मैं 2013 में इस विभाग में हट गया तो वो योजना केवल 1 साल रही और विकास दिव्य कीर्ति जिनका नाम है सृष्टि के, उन्होंने 1 साल पढ़ाया नहीं पढ़ाया और बाद में मेरे हटते ही वो योजना बंद हो गई। अभी मैं दोबारा आया हूँ, तिवारा आया हूँ और अब हमने, आपको जानकर खुशी होगी, आप चूँकि इंदौर से हो, अब हमने आने वाले जुलाई अगस्त से अब हम एक शैलन जी नई योजना लेके आ रहे हैं। इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, इन सारे संभागों में हर जिले से हम लोग 20-20, 25-25 बेटा बेटी छाटेंगे, एक एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे और जिनके अच्छे नंबर आएंगे उनका सिलेक्शन करके हम इंदौर में रखेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, बड़ी संस्था से उनके पढ़ाने की व्यवस्था और उसके बाद उनको प्रीलिमिनरी और मेन के 2 साल और 1 साल, जैसा मैंने कहा कि कभी छूट गया हो, कभी गड़बड़ कर दिया हो, पहले बार में प्रीलिमिनरी नहीं निकाली हो, 3-3 साल तक हम उनको पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे और 25-25 करोड़ रुपया की राशि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने ही मंजूर की है और हम आने वाले समय में एसटी बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि मेरे पास एसटी डिपार्टमेंट है, उनको रहने खाने के साथ साथ अच्छी कोचिंग के साथ पढ़ाई की सुविधा हम लोग आने वाले 15 अगस्त तक मुहैया कराने का विचार रखते हैं। चलिए, ये भी अच्छी स्वराज एक्सप्रेस के हमारे प्लेटफॉर्म से आपने घोषणा की है बच्चों के लिए। विमलेश त्रिपाठी रीवा से हैं, विमलेश जी सवाल करें। मैं विमलेश त्रिपाठी रीवा से, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि एसटी वर्ग के लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उनकी बोली में देने के लिए आपने वान्या रेडियो शुरू किया था, अभी उसकी क्या स्थिति है? देखिए, 2012 में उनकी भाषा में उनका रेडियो इनोवेटिव करना हमारी आदत है, क्योंकि जब हम विधायक बन के गए तो हमारे ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ लोग हिंदी में नहीं जानते, वो गोंडी जानते, भीली जानते, भिलाला जानते, बारेला जानते, बेगा भाषा जानते, भारिया भाषा जानते। तो चाहे चांडा हो, चाहे पातालकोट हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद नगर हो, चाहे चिचोली हो, चाहे खालवा हो, हमने 12 वन्य रेडियो ये शुरू करे थे, उनकी भाषा में उनकी बात। 2-4 साल वो रेडियो चले, स्टेशन चले, बल्कि कुछ अभी भी चालू हैं। अब उनके रिजर्वेशन के लिए हम भारत सरकार से बात करने जा रहे हैं। वो अभी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में होते थे, अब हम 25 से 30 किलोमीटर की रेंज के फिर से वन्य रेडियो का बनाना चाहते हैं और भारत सरकार से उसको जाकर के बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब केवल 12 नहीं, 89 ट्राइबल ब्लॉकों में हम आने वाले समय में वन्य रेडियो के माध्यम से उनकी भाषा में उनकी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। पंकज पाल है नर्मदापुरम से, पंकज जी सवाल करें। मंत्री जी नमस्कार, मैं पंकज पाल नर्मदापुरम शहर से हूँ। मेरा आपसे मंत्री जी एक सवाल था कि आपने बच्चों की क्रियाशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक समझ झरोखा पत्रिका शुरू कराई थी। तो मेरा ये सवाल था कि जो अब इतिहास बन चुकी है, तो आप फिर से इस प्रकार की किसी पत्रिका पर विचार कर रहे हैं क्या? सवाल आपका बहुत अच्छा है। अभी तक तो विचार नहीं कर रहा था, लेकिन आपने छेड़ दिया है और आपने बड़े पॉजिटिव वे में छेड़ा है, और इसलिए मैं आज स्वराज एक्सप्रेस में ये आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको समझ झरोखा अपने नए रूप में देखने को मिलेगी। चलिए, फिर 3 घोषणाएं स्वराज एक्सप्रेस से। राजा रघुवंशी सिलवानी से, राजा जी सवाल करें। मेरा नाम राजा रघुवंशी है, मैं सिलवानी से हूँ। मेरा मंत्री जी से सवाल है, क्या राजा वर्ग के लिए कोई विशेष टीवी चैनल करने की कोई योजना है ताकि उस वर्ग पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सके? नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। फिर से कोई नया टीवी चैनल चालू करने का क्या इरादा है, क्या विभाग का, जिससे फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई फायदा मिल सके, उनके लोगों को उनकी जानकारी मिल सके? देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जहां आप मुझे देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से, पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में हम दिखा रहे हैं।
तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई डिपार्टमेंट को कोई चैनल चलाना चाहिए। हाँ, जो जनता में लोकप्रिय है ऐसे चैनलों को अपने विभाग की जानकारी समय समय पर उनका दौरा करके हम जनता के बीच में जाएं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक यूट्यूब के माध्यम से कोई विचार जरूर है मन में कि कैसे साप्ताहिक रूप से हम एक छोटी सी चीज़ लॉन्च करें और वो अगर अच्छी है तो फिर हम आपके चैनलों के माध्यम से उसको आगे फैलाएं, उस पर जरूर विचार चल रहा है। बिल्कुल, आपने कहा लोकप्रिय चैनल, स्वराज से ज्यादा कौन लोकप्रिय है आपके लिए? प्रभात वर्मा है सीधी से। प्रभात जी सवाल करें। सीधी से प्रभात वर्मा, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। मेरा सवाल है कि जनजाति के वर्ग के बच्चों के लिए वाहन चालक सिलाई आदि प्रशिक्षण देने के लिए आपने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, आगे उसमें से क्या योजना पर काम हुआ है या नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, वो तो ठीक है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाते और वो रोजगार के लिए उनकी बड़ी समस्या होती है। हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक में एक नई चीज़ शुरू की है। वहाँ पर हम लोग 8वीं पास जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, डंपर चलाना, फॉकलैंड चलाना, जेसीबी चलाना, मछली पालन, सब्जी, 3 लेयर, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और ऊपर, तो कम जमीनों में हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हमारे देवी देवता, हमारी बोली, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं और हमारा कल्चर, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारे नृत्य, गायन, वादन, ये सारा कुछ सिखाएंगे। इसके लिए अभी हमने कुछ दिन पहले ही, आपने सुना होगा, परसों के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने बैठ के इसको फाइनल किया है। 10 करोड़ रुपया अभी हमने मंजूर किया है। 50 लड़के और 50 लड़कियां जिनको हम 6-6 महीने का ट्रेनिंग, साल भर का ट्रेनिंग देंगे। और जो जितनी चीज़ें मैंने कही हैं, जिसमें सिलाई भी है, कढ़ाई भी है और इसके साथ साथ डंपर चलाना भी है, फॉकलैंड चलाना भी है, उनको आत्मनिर्भर बना करके अच्छा इंसान बनाने की शुरुआत हम, हिंदुस्तान का ये पहला छात्रावास होगा जो आने वाले, मुझे लगता है कि समय में, इसी साल, इसी वित्तीय वर्ष में हम खालवा में शुरू कर देंगे। अगर उसकी सफलता हुई तो फिर आने वाले 20 जिलों में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रभाकर शर्मा है डबरा से। प्रभाकर जी सवाल करें। मैं प्रभाकर शर्मा, नगर परिषद पिछोर से। मैं माननीय मंत्री से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जनजातीय वर्ग के कृषकों को उन्नत कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए आपने एक योजना तैयार की थी। उस योजना पर कुछ समय काफ़ी काम भी हुआ। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में उस योजना की क्या स्थिति है, कृपया आप बताएं। अभी हम लोग हार्टिकल्चर के साथ मिलके फलदार सब्जियां उस पर काम कर रहे हैं और कृषि विभाग के साथ मिलकर के जो बच्चे MSc कर ली, PhD कर रहे हैं, उन PhD करने वाले स्टूडेंट्स को हम लोग आदिवासियों के साथ टाई-अप करा रहे हैं कि तुम इस आदिवासी भाई के खेतों में काम करो, लागत हम लगाएंगे और जो फ़ायदा होगा वो कुछ तुम्हें भी खर्चा निकल जाएगा और उस किसान को नए तरीके से बीज, नए तरीके से अपने खेती करने का आइडिया आएगा। उसमें भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अच्छा बीज उपलब्ध हो, उसके लिए हम लोग कुछ बीज बैंक बना रहे हैं। कुछ किसानों की ज़मीन इकट्ठी करके 10 किसान हो गए, उनको हम लोग सैंपल मॉडल वो बनाएंगे, वहाँ पर बीज उत्पादन करेंगे, वहीं पर उनका बीज सस्ते में उनको उपलब्ध कराएंगे। तो अभी इसमें काम चल रहा है और इसलिए अब आज की तारीख में, क्योंकि मैं बीच में दूसरे विभाग में चला गया था, और फिर आकर के हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं किसान भाइयों के लिए, गरीब किसान जब फसल बेचता है, जब फसल आती है, तो बाजार में उसे भाव कम मिलते हैं जी। तो मैंने 4 गोडाउन बना दिए कि आज मार्केट में अगर 500 रुपया है तो आप अपना माल गरीब किसान बाजार में 500 में ना बेचे, हमारे गोडाउन से आप हमारे गोडाउन में रख दीजिए और उसका 50% आपको आवश्यकता है तो आप ले जाइए नॉमिनल ब्याज पर,
और जब बाजार में भाव बढ़ जाएगा तो वो स्लिप लेके आ जाइए, वो स्लिप ही आप बेच दीजिए। 100 रुपया 5-6 महीने में बढ़ जाता है। 1 कुंटल में अगर 100 रुपया बढ़ गया तो 100 कुंटल में निश्चित रूप से 10,000 का फायदा एक गरीब किसान को हो जाएगा। 4 हमने ऐसे गोडाउन चालू किए हैं और आने वाले समय में उसको 89 ट्राइबल ब्लॉक में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तालिब खान है रायसेन से। तालिब जी सवाल करें। मैं रायसेन से तालिब खान। माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके विभाग के स्कूल सभी जगह पर नहीं है, क्या सभी जगह स्कूल खोलने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं आप? देखिए, ट्राइबल ब्लॉक 89 ब्लॉक में हम स्कूल खोलते हैं। 89 ब्लॉक के बाहर जो शिक्षा है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। अभी हम लोगों ने सारी डिपार्टमेंट की योजनाओं को लेकर के नया काम शुरू किया है कि कैसे सीएम राइज भी है, आसपास के 15-20 किलोमीटर के गांव को हम या तो छात्रावास में रखें और या फिर हम बस भेजें और बस से लेकर के आएँ। क्योंकि जो अंदर छात्र रहता है, मेरा 35 साल का ये अनुभव है, कभी वहाँ गणित का मास्टर नहीं है, कभी अंग्रेजी का मास्टर नहीं है, कभी भौतिक का मास्टर नहीं है। हम बड़ी जगह ला करके अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे भी, क्योंकि हमको रहना खिलाना हमें है, तो या तो हम बस शुरू करेंगे और या हम छात्रावास शुरू करेंगे। अब गांव-गांव में छात्रावास हम लोग शुरू नहीं करेंगे, ब्लॉक लेवल से नीचे छात्रावास नहीं खोलेंगे। चलिए, नरेंद्र गौतम है उमरिया से। नरेंद्र जी सवाल करें। मैं नरेंद्र प्रसाद गौतम उमरिया जिला से हूँ। मंत्री जी, आपसे एक सवाल है कि आप वन मंत्री के रूप में प्रदेश के नहीं बल्कि देश के ड्रीम प्रोजेक्ट चीता पुनर्वास से जुड़े रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? चीता प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यादव जी वन मंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत काम किया और मेरा सौभाग्य है कि उस समय मैं वन मंत्री था। जब कुछ दिक्कतें आ रही थी तो मैं स्वयं नामीबिया गया, अफ्रीका गया, और छोटी छोटी दिक्कतें जो चीता को यहाँ लाने में तकलीफ दे रही थी, हम लोगों ने मिलकर बात करी और आज मुझे गर्व है कहते हुए कि चीता प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वन मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से पूरे दुनिया में पहली बार चीता का स्थापन सफल हुआ है। मदन बैरागी पीथापुर से। अंतिम 1-2 सवाल हैं, अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, आपको जल्दी है इसलिए 1-2 सवाल खत्म हो। मदन बैरागी अपना सवाल करें। मैं मदन बैरागी घाटा बिलोद पीथमपुर से। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को हर सुविधा देने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, क्या सुदूर आदिवासी अंचलों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की किसी योजना पर काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी ने पहले ही कहा है कि हम लोग जिस विभाग में जाते हैं वो नवाचार करने का प्रयास करते हैं। नवाचार मन से नहीं करते, जनता के समाज में जो दुख तकलीफ होती है उसको नियम कानून के माध्यम से कैसे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, ये हमारी इच्छा होती है। मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा मेडिकल की बात, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गरीब का बेटा बेटी अरबिंदो जैसे कॉलेज में या 17 लाख रुपया साल की फीस है, गरीब का बेटा बेटी पढ़कर डॉक्टर बनेगा। मेरे गांव की लड़की शीतल मस्कोले, जिसकी माँ ने मुझे खिलाया और हमारे घर में छोटा मोटा काम करती थी, उसकी बेटी जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और उसने कहा कि मुझे लोन चाहिए, जिसके पिताजी 2 बकरी का मालिक हो, जिसका टूटा हुआ फूस का टपरा हो और जिसके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, ऐसे बेटा बेटी को कौन 50 लाख 60 लाख का लोन देगा? जब उसका दुख उसने हमसे बताया, हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, हमने कहा भाई साहब, अगर ट्राइबल के बेटा बेटी को डॉक्टर बनाना है तो हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फीस, चाहे 10 लाख हो, 12 लाख हो, 20 लाख रुपए साल की हो, हम पूरी फीस भरना चाहते हैं ताकि उन बच्चों का जीवन सफल हो सके, वो डॉक्टर बन सकें। मुझे कहते हुए बतलाते हुए बाहर से कि आज हजारों बेटा बेटी, लगभग 500-700 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं हर साल, और वो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। और समाज में एसटी वर्ग के अगर डॉक्टर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाई का भी उसमें छोटा सा उस हवन में एक आहुति मेरी भी। चलो, अंतिम 2 सवाल है हमारे पास। महेश्वर से हैं खेमराज जैन जो सवाल करना चाह रहे हैं। खेमराज जी। मैं महेश्वर से खेमराज जैन। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आप राज परिवार के वंशज होने के बाद
आप आपके क्षेत्र में जमीनी स्तर पर उतरकर सतत संपर्क में रहते हैं। आपके चुनाव में विजय होने के अलावा उसके क्या कारण हैं? मैंने कहा ना कि ये बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसके पास तत्काल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो मेरे क्षेत्र की जनता ही बता पाएगी, क्योंकि मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं कि किसी के यहाँ पर अगर कोई खुशखबरी आई, किसी की शादी ब्याह हुई और कोई ना कोई व्यक्ति हमारे बीच से नहीं रहा, तो हमारा पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम है कि खुशी हुई तो भी हमारी बात होती है, शादी ब्याह हुई तो हमारी उपस्थिति रहती है, और कोई दुख की बेला में नहीं रहा तो भी उसके माता पिता से हमारी बात होती है, तभी उसका अंतिम संस्कार होता है। तो ऐसे परिवार के रूप में हम जनता के रूप में काम नहीं करते, परिवार के रूप में काम करते हैं पूरा, तब जाकर के जनता प्यार करती है। चलिए, अंतिम सवाल है। अभिषेक गौतम भोपाल से अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अभिषेक, सवाल करें। मेरा नाम अभिषेक गौतम है। मेरा मंत्री जी से एक सवाल था, यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने को लेकर जो विवाद बना हुआ है, इसे लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लगभग 40 सालों से जो कचरा का निपटारा नहीं हुआ था, मुझे अभी ये विभाग के मंत्री बने मुश्किल से 1.5 साल हुए। मैंने स्वयं जाकर के बारीकी से गैस पीड़ित परिवार, उनके दुख दर्द, समस्याएं, जो कचरा पड़ा था वहाँ लोग जाने में डरते थे कि जहरीला कचरा है, वहाँ मैं 2 घंटे रहा और उसके बाद हमने प्रयास किए, भारत सरकार से बात करी और भारत सरकार से पूरा पैसा ला करके टेंडर के माध्यम से आज पूरा कचरा हम लोग पीथमपुर ले गए हैं जलाने के लिए, और बहुत तेजी से जल रहा है। 6 महीने के अंदर सारा कचरा जल जाएगा। जो 40 साल से काम नहीं हुआ था, वो यूनियन कार्बाइड का काम हम लोगों ने भारत सरकार के, हमारे यादव जी के माध्यम से किया है, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ मिलकर किया है। और वो ज़मीन जो 70 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन होगी, वो कहीं ना कहीं कोई अच्छे काम में प्रदेश सरकार को काम आएगी, ताकि हम प्रदेश के विकास में योगदान दें। कि आपको हमारे डिपार्टमेंट की कोई भी योजनाओं के बारे में, किसी भी प्रशिक्षण के बारे में कहीं भी आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन देना हो, जानकारी लेना हो या शिकायत करना हो, तो जैसा रेलवे में होता है कि आपका PNR नंबर डाल करिए, वो खट से बता देगा हिंदी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी के लिए 2 दबाइए, गोडी के लिए 3 दबाइए, दूसरी भाषाओं के लिए 4 दबाइए, आपको प्रशिक्षण के लिए 1 दबाइए, आपको शिक्षा के लिए 4 दबाइए। ऐसा अद्भुत और अनोखा ऐप, छोटा सा मैं एक क्लिपिंग दूंगा आपको, आप चाहे तो उसको चेक करा सकते हैं। हम अगले महीने उसको लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले बच्चों की पीढ़ियों के लिए शालिनी ऐप एक मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता अगले महीने उसका बड़े लेवल पर जबलपुर में शुभारंभ करें। धन्यवाद। एक हमारा अंतिम सवाल है। आपको मैं 35 सालों से जानता हूँ। सामान्यतः जो राजनेता होते हैं वो दिल में बहुत कुछ छिपा के रखते हैं, लेकिन आप छिपा नहीं पाते, न छिपाते हैं। स्पष्टवादिता ही आपको कभी कभी विवादों में ला देती है। ऐसा ही ये कुछ एक नया विवाद आज छिड़ा हुआ है। वास्तविकता क्या है? हालांकि सोशल मीडिया में जिस तरह से चल रहा है, तो आजकल AI का जमाना है, कुछ भी कहीं भी चिपकाया जा सकता है। ये नया विवाद क्या है और क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो बात करने के पहले मैं त्रिपाठी जी आपको बतला देना चाहता हूँ जी कि मेरा परिवार, मेरा खानदान पूरा चाहे मिलिट्री के परिवार है। कई लोग युद्ध में हमारे परिवार के शहीद हुए हैं, और कई अपंगता ऐसी है कि उन मिलिट्री के लोगों को, चाहे कारगिल के युद्ध से लेकर के पुराने पाकिस्तान के युद्ध हो, हमने हमारे परिवार वालों को खोया है, उस दुख दर्द को महसूस किया है और आज भी महसूस कर रहे हैं। जब पुलवामा में हमला हुआ, हमारे आंखों के सामने हमारी माँ बहनों के सुहाग उजाड़ दिए गए, बच्चों के सामने उसके पिताजी के सर खत्म कर दिए गए, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का सुहाग उजड़ दिया। और उतना ही नहीं, बीभत्स तरीका ये कि उनके कपड़े उतारे गए, उनका धर्म और जाति पूछी गई, और वो घटना मुझे अंदर तक हिला के रख दिया जी। मन दुखी था और विचलित था। ऐसे में जब मोदी जी ने और हमारी सोफिया बहन ने और हमारे मिलिट्री ने जब बदला लिया, और बदला लेकर के हम तो सलूट करते हैं हमारी सोफिया बहन को, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए और हमारे भारत सरकार का और हमारा मान ऊपर किया,
वो सोफिया बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है, हमें उसे सलूट करते हैं। मिलिट्री और सोफिया बहन के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उनके बारे में कुछ बोले या उनका अपमान करें। जी, विचलित मन और दुखी मन में कोई बात ऐसी निकल गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ना तो मेरा कोई ऐसा इरादा है और ना हम लोग राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। अगर किसी का मन भी दुखी हुआ हो कि मेरे उस भावावेश में आकर के कोई बात करी हो, लेकिन ये बात मैं निश्चित फिर कहना चाहता हूँ कि सोफिया बहन, मिलिट्री और हमारे मोदी जी का जो मान सम्मान हम करते हैं वो हमारे दिल में रहते हैं, उन्हें हम सलूट करते हैं। और कहीं किसी का हमारा विचार नहीं है किसी का दिल दुखे, फिर भी अगर इतना सारी किसी समाज के व्यक्ति का या किसी व्यक्ति को लगे कि मुझे ऐसा से गलती हुई हो तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं हो, मैं 10 बार माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, निश्चित तौर पे आपकी स्पष्टवादिता कभी कभी आपको विवादों में ला देती है। तो आज हमने और हमारे दर्शकों ने बात की जनजातीय कार्य विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत विभाग मंत्री कुंवर विजय शाह से, जिन्होंने हमारे और जनता के सीधे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, साथ ही अपने विभाग से जुड़ी वो तमाम जानकारियां भी साझा की जो आपके और हमारे लिए जानना जरूरी है। उम्मीद है मंत्री जी का बेबाक अंदाज आपको जरूर पसंद आया होगा। दरअसल जिस सादगी के साथ मंत्री कुंवर विजय शाह लोगों से बातचीत करते हैं वो अंदाज उन्हें एक सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित भी करता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सत्ता चाहे जिस राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन हरसूद सीट पर सिर्फ एक ही नेता के नाम की मुहर बीते 35 सालों से लगती आ रही है और वो नाम बेशक कुंवर विजय शाह का ही है। हम स्वराज परिवार और अपने दर्शकों की ओर से कुंवर विजय शाह के अजेय रथ के अविरल सफर की कामना करते हुए उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। अंत में उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बहुत आसान है किसी जमीन पर घर बना लेना, किसी दिल में घर बसाने में जिंदगी बीत जाती है। विजय शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपने अपने स्वराज एक्सप्रेस को आपने टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अजय रहे आए। अब तो आपका बेटा भी रिकॉर्ड वोटों से जीतता है, तो अजय शाह परिवार अजय रहेगा हरसूद में, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।